जिस इंडस्ट्री में आप काम करें वहाँ लोग बोलते हैं ब्यूटी स्टैंडर्ड रखना चाहिए। इतने सुंदर चेहरों पे भी इनसिक्योरिटीज है, नॉट फीलिंग गुड इनफ से ही आता है ना, और प्लस एक हर्ड मेंटालिटी भी हो जाती है। इनसाइड आउट की जो चमक है ना, वो आउटसाइड इन से ज्यादा एक्टिंग इतना ज्यादा हेल्प करती है आपको ग्रो करने में। हमेशा आप जब कोई नए कैरेक्टर में जाते हो, इनसाइड आउट वाला मामला है ना। लोग स्पिरिचुअलिटी की जब बात करते हैं तो आप बोल रहे हो कि ऐसा है सच में करो तो आप उस बहुत सारे कॉर्नर को टैप कर सकते हो। सारे जवाब आपके अंदर ही है, आपको बस इसको शांत करना है थोड़ा। एक होते हैं बच्चे जो इनको अर्ली एज एजुकेशन सिस्टम में सब सीखने को बोलते हैं और आगे क्या होगा वो फिगर आउट करते हैं। एक होता है जो चलते चलते ग्राउंड पे सीखते हैं। आप बोल रहे थे कि ग्राउंड पे सीखना बहुत जरूरी है। एक ऐसा बैलेंस होना चाहिए कि आपको अपने डिसीजन की रिस्पॉन्सिबिलिटी बचपन से दी जाए और इसकी कॉन्सिक्वेंसेस भी आपको सफर करने। बचपन में आपको ये भी सिखाया जाता है कि यू कैन अचीव द वर्ल्ड विद योर हार्ड वर्क। ओवर अ पीरियड ऑफ लाइफ आपको समझ में आता है कि भाई डेस्टिनी कोई चीज है, कर्मा कोई चीज है। अब उसमें आप ऊपर नीचे कर सकते हो अपनी मेहनत से एंड ऑल, बट इट्स बेटर टू सरेंडर देन टू फाइट विद गॉड। थैंक यू अर्लीन फॉर बीइंग पार्ट ऑफ इम्पैक्ट स्टोरीज। थैंक यू फॉर हैविंग मी। और आपने बोला मेरी जर्नी मत पूछना, बट मैं पूछूंगा फिर भी, क्योंकि ये जब पता लगे इंसान ने शुरुआत कहाँ से की तो मुझे लगता है फिर वो मिसिंग हो जाएगा कुछ पार्ट। तो मुझे, अगर जहाँ तक मैं गलत नहीं हूँ तो मुझे लगता है मैंने कहीं पढ़ा था, वो सच भी हो सकता है गलत भी हो सकता है, कि आपको पीसीओडी था। हाँ, पीसीओडी था नहीं होता, पीसीओडी होता है। हाँ, बिकॉज पीसीओडी इज लाइक अ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर उसको कहते हैं वैसे। तो जब आपकी लाइफस्टाइल ऐसे हिलती है तो आपके हार्मोन्स भी हिलते हैं। इट्स वन ऑफ दोस। तो और एक और जो उसमें मुझे लगता है उस आपकी जर्नी में एडअप था, तो वो था कि आपको बचपन से ना काफी पिंपल थे, तो आपको अपना जो अपना जो एक वो ब्यूटी स्टैंडर्ड वाली बात थी ना, वो आपको एक था अंदर से, एक था कि यार मुझे लगता है कि यार है ना, एक प्रॉब्लम लगा कि यार मुझे एक ब्यूटी स्टैंडर्ड को मैचअप नहीं कर पा रही हूँ। ऐसा था? था भी और नहीं भी एक तरीके। मैंने तो आर्टिकल में पढ़ा है, बट हाँ, मे बी सबकॉन्शियसली बहुत डीप लेवल पे होगा। हाँ। बट तुमने क्या इंट्रोडक्शन की है, सीधा पीसीओडी तुम्हें पीसीओडी। क्योंकि मुझे कुछ चीज लगी, क्योंकि मुझे सा मैं फिगर आउट नहीं कर पाया, ऐसा लगा नहीं आपको देखे कि पीसीओडी था मुझे, मतलब पिंपल्स थे। वो तो मैं आपको फोटोज भेज सकती हूँ मेरी, जो काफी दर्दनाक फोटोज। हाँ, तो मैं तभी तो मैं जानना चाहता कि वो मैं आज बात कर रहा हूँ इस बारे में, सच में ऐसा था उस जर्नी से आप आए इतना? हाँ, वो उस जर्नी की अगर आप बात करोगे तो हाँ, वो एक सबसे ज्यादा टफ जर्नी रही है एक्चुअली मेरे लिए पर्सनली, क्योंकि आई थिंक सबकी पर्सनल स्ट्रगल्स अलग होती हैं। ये मेरे लिए बहुत बड़ी पर्सनल स्ट्रगल थी, बिकॉज मुझे एक्ने शुरू हुआ जब मैं 15 साल की थी। ओह अच्छा। और मुझे एग्जैक्टली याद है वो कहाँ से शुरू हुआ। आई यूज्ड टू गेट अ लॉट ऑफ ब्लैक हेड्स हियर, यहाँ से शुरू हुए थे ब्लैक हेड्स सारे, और वो ऐसे बढ़ते गए और वो लिटरली ऐसे 100 की तादाद में आते थे। अच्छा, आज देख के कोई कह नहीं सकता। अच्छा, ओके। बट इट्स ऑल्सो बीन सो मेनी इयर्स नाउ एंड देन यू ऑल्सो फिगर आउट हाउ टू कम आउट ऑफ इट। बट इट वॉज वेरी ट्रॉमेटिक फॉर मी, बिकॉज 15 साल की लड़की को जब आना शुरू हो जाए और आपको पता ही नहीं कि क्या है, क्यों हो रहा है इतना, और आपको फिर आपकी मम्मी को भी नहीं पता, क्योंकि मेरी मॉम भी थोड़ी सी, मेरी मॉम एक्चुअली बहुत सुंदर है। सबसे पहले तो मुझे मेरी मॉम को बचपन से, वो कहते हैं ना कि सबकॉन्शियस लेवल पे ये फीलिंग्स होती है। मेरी मॉम बहुत ही फेमिनिन, बहुत ही सुंदर सी अच्छा थी, और मैं बहुत ही मतलब 10 की सी थोड़ी टॉमबॉय सी थी बचपन से। तो मैं उनको देख के हमेशा, मुझे नहीं पता किसी ने देखा है कि नहीं वो शो दिस इज अस। नहीं, एक बहुत प्यारा शो है, उसमें भी एक सीन दिखाया है कि जो लड़की है वो जो छोटी होती है वो थोड़ी मोटी होती है और माँ बहुत सुंदर होती है, तो वो देख के अपनी माँ को बोलती है यार मैं क्यों इतनी सुंदर नहीं हूँ। तो उससे मैं बहुत कनेक्ट करती थी कि मुझे अपनी माँ को देख के कभी कभी लगता था कि यार मेरा भाई भी बहुत सुंदर है, भाई माँ पे गया था। सो मुझे हमेशा ऐसे लगता था कि देख के मैं भी, आई डोंट थिंक मैंने कभी ऐसे, पता नहीं वो गुस्सा निकला होगा शायद माँ के साथ ही झगड़ों में, मुझे नहीं पता, बट वो थी फीलिंग। मुझे लगता है वो शुरू हो गई थी आनी वहां से कि मे बी आई एम नॉट द प्रिटीएस्ट। तो मुझे लगता है, बट वो होता है ना कि सिल्वर लाइनिंग आप कहीं ना कहीं ढूंढते हो। तो मुझे लगता है कि मैंने उस चीज को कॉम्पेंसेट किया बाकी सारे स्किल सेट्स में। मेरे फादर को हमेशा से ये था कि नहीं नाम बनाना है। माई फादर इज वेरी ऑनेस्ट, वेरी ऑनेस्ट, सिंसियर मैन। उनको हमेशा था कि नाम बनाना है।
तो मेरी आई थिंक सबकी लाइफ अपने माँ बाप को खुश करने में ही निकल जाती है सबकॉन्शियस लेवल पे। बिल्कुल। तो आई थिंक वहाँ से शुरू हुआ था। मेरी मॉम चाहे जितनी भी सुंदर थी, उनको भी पता नहीं था एक्चुअली कि अपना ख्याल कैसे रखते हैं। कुछ भी नहीं, उनको कुछ मेकअप लगाना नहीं आता आज तक भी। थोड़ा बहुत जो लगाती हूँ वही लगाती हूँ कि अच्छा। बाहर जा रहे हो तो बैठो बैठो, हाँ, थोड़ा हाँ, सा मैं ब्लश लगा दूँ, थोड़ा कुछ, उनको उतना भी नहीं आता। तो उनको कुछ नहीं पता था। जब मुझे एक्ने आना शुरू हुआ वो भी परेशान हो गई कि क्या करे क्या नहीं। फिर डर्मेट्स के पास लेके भागी। डर्मेट्स उस टाइम पे पीसीओडी का उतना एक्सपोजर ही नहीं था। तो वो क्या करते थे, उनके पास वो कोमोडोन एक्सट्रैक्ट करने का एक ही इंस्ट्रूमेंट था, उससे कितना तो करेंगे एक्सट्रैक्ट, और वो इतना पेनफुल था कि होता मेरे है। बहुत डीप सीटेड ब्लैक हेड्स थे। वो ऐसे दबा दबा के निकालना। 15 साल 16 साल की बच्ची, 100 से ज्यादा ब्लैक हेड्स है, काफी साल चला। उसके बाद वो पिंपल्स बनने लगे। जब निकालो तो पोर्स, ओपन पोर्स होने लगे, खड्डे पड़ने लगे, आइस पिक स्कार्स बनने लगे। अच्छा। क्योंकि वो रुकते ही नहीं थे, वो बस इतने कंटिन्यूसली आते रहते थे कि एक डर्मेट से दूसरे डर्मेट के पास भाग रहे हैं, सबके पास कोई इलाज नहीं है। आइसोट्रॉइन करके एक दवाई है जो इवेंचुअली, जिसके भी बहुत ज्यादा खराब एक्ने होता है, सारे के सारे डर्मेट्स उनको उसी दवाई पे डालते। आइसोट्रॉइन की पावर्स है 10, 20, 40 तक जाती है, बट वो दवाई के इतने साइड इफेक्ट्स है। फिर भी मैंने वो शुरू की, उससे बहुत ड्राइनेस होती है, मेरे पूरे लिप्स फट जाते थे। हर 5-10 मिनट में वैसलीन लगानी पड़ती थी, इतने ज्यादा साइड इफेक्ट्स, इतनी ड्राई करती थी वो स्किन। आइसोट्रॉइन ऑलमोस्ट लास्ट रिजॉर्ट होता है कोई भी डर्मेट के पास, उससे भी ठीक नहीं हुआ। और इसमें 5, 6, 7 साल निकल गए। 7 साल? 15 साल से लेके एटलीस्ट 21 तक तो मुझे याद है, मैं बस इतनी मैंने एंटीबायोटिक्स खाई है, इतनी दवाइयाँ खाई है, इतने क्लीन अप्स करवाए हैं, यही मेरा सिलसिला था। और मुझे याद है लिटरली पिछले 3-4 साल तक, मैं बोल रही हूँ, ये मेरी उतनी लंबी जर्नी रही है, 15 साल से पिछले 3-4 साल तक। एवरी टाइम आई हैव गॉन टू अ न्यू डॉक्टर, अ न्यू डर्मेट, अ न्यू स्किन डॉक्टर, आई हैव क्राइड एवरी डे। तो स्कूल में जब आप स्कूल जाते होंगे तो फिर तो काफ़ी चैलेंजिंग हो जाता होगा स्कूल के बीच में, बच्चों के बीच रहना, क्योंकि जिस समय बच्चे ये सोचते हैं कि यार अब मतलब ये ज्यादा हाँ। कॉलेज में शुरू हुआ, आई थिंक 15 हाँ। साल की थी तब, आई थिंक 10th ग्रेड 10th हो गया था। बिल्कुल बिल्कुल। बट मेरा एक्चुअली बचपन से ना काफी ज्यादा फोकस स्किल्स पे रहा है, अच्छा। दैट आई वांट टू डेवलप माई सेल्फ ओवरऑल। मुझे मजा भी आता था, मुझे सिर्फ एक चीज करने में मजा नहीं आता था। तो आई थिंक उस वजह से मैं बच गई कि मैंने कभी ऐसे नहीं किया कि पिंपल्स आए। मुझे पता है मेरे बहुत सारे दोस्तों के साथ ही हुआ है, बहुत सारे दोस्तों की बेटियों के साथ ये होता है कि उनको पिंपल्स आते हैं तो उनको इतना कॉन्शियस फील होता है बाहर निकलने में। मतलब आप तो एक्सट्रीम पे थे बिल्कुल। मेरे एक्सट्रीम पे थे, पर मुझे ये कभी नहीं। मेरे आई थिंक वो एक फाइटिंग स्पिरिट हमेशा से थी, और उतना फोकस वैनिटी पे मैंने कभी नहीं किया एक्चुअली। अच्छा। सबकॉन्शियस लेवल पे होगा कि मैं ऑब्वियसली उतनी गुड इनफ नहीं हूँ या उतनी सुंदर नहीं हूँ शायद, बट फोकस कभी वो नहीं था। फोकस हमेशा ये था कि अच्छा अभी स्कूल खत्म हुआ है, सपोज 1 बजे खत्म हुआ, 2 बजे मुझे कोई क्लास में जाके कुछ सीखना है, 1:30 मुझे कोई क्लास में जाना, तो वो टाइम ही नहीं था सोचने का। एक क्लास से दूसरी क्लास, फिर खेल रहे हैं, फिर ये सीख रहे हैं, वो सीख रहे हैं, रात का होता थक गए सो जाओ, ये लाइफ रही काफी। कॉलेज में जाने के बाद भी आई वॉज नेवर द किड हु वाज जस्ट चिलिंग, आई वॉज नेवर दैट किड, आई वॉज नेवर द किड हु had a lot of friends because I was always so focused on learning skills. So I was always like कि अब कौन सी क्लास जाऊँ, अब कौन सा स्पोर्ट खेलूँ। कॉलेज में हमेशा मैं कल्चरल सेक्रेटरी या कोई ना कोई मॉनिटर या स्कूल में कैप्टन या मतलब छोड़ा नहीं कोई एरिया। हाँ, कोई भी एरिया छोड़ा नहीं, बिकॉज आई वॉज, मुझे सब कुछ करने मजा था और जीतना था, बस ये जुनून था कि मुझे जीतना है। तो मैं 2nd या 3rd भी आती थी तो वो बर्दाश्त नहीं था, मतलब मैंने टेंट्रम्स किए टीटी में, मतलब इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन्स में 3rd राउंड 4th राउंड में, और कुछ भी सीखी नहीं थी, सब सेल्फ टॉट, बट फिर भी हारना नहीं। तो मतलब अगर मैं मतलब इसी पे एक मुझे ऐसा लगता है आपसे पूछना चाहिए सवाल, जैसे आज क्या होता है, आज की डेट में जिस इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हो लोग बोलते हैं ब्यूटी स्टैंडर्ड रखना चाहिए, बट आप तो ऑब्वियसली अप्रिशिएट करते हो क्योंकि जहाँ से चल के आ रहे हो वहाँ पे आज जो है आपके पास वो तो सबसे ज़्यादा ब्लेसिंग है। मैं तो आज की डेट में बिल्कुल फिगर आउट नहीं कर पा रहा हूँ कि आपको पीसीओडी था, पर वो उतने साल की मेहनत भी है ना, उतने सालों से। मेरे को रिसेंटली थोड़ा बहुत एस्ट्रोलॉजी से कंसल्ट करने लगी हूँ, तो किसी ने मेरा चार्ट पढ़ के
जो मेरी एस्ट्रोलॉजर उन्होंने चार्ट पढ़ के बताया तुम्हारा सबसे ज्यादा पैसा ब्यूटी में गया है ना। आई वाज लाइक देखो इतने मार्क्स पड़ गए थे कि वो मार्क्स पे ही इतना, मैं ब्यूटी में वो बात नहीं कर रही कि बोटॉक्स या फिलर, मैं वो बात कर रही हूँ कि जो बहुत खराब हो गया ना उसको डिसेंट पे लाने के लिए जो बेसिक लेजर्स होते हैं, जो बेसिक चीजें होती हैं कि इतना खराब ना लगे। यू माइट बी मीटिंग पीपल ना जो मतलब बड़े कंसर्न रहते होंगे, छोटा सा पिंपल भी आ गया तो इतने बवाल मच गया, देन यू बिल्कुल मतलब जिस लेवल पे मुझे लगता है आज इनसिक्योरिटीज है, बिल्कुल सही वर्ड, इतने सुंदर चेहरों पे भी इनसिक्योरिटीज है, क्यों इतनी ज्यादा चीजें हो रही है, वो मुझे पता है कहाँ से आता है, वो तो मैं जज नहीं करती, इनसिक्योरिटी से आता है ना, नॉट फीलिंग गुड इनफ से ही आता है ना। और प्लस एक हर्ड मेंटालिटी भी हो जाती है कि यार सबके लिप्स ऐसे दिख रहे हैं, मेरे बहुत पतले हैं। फिर आप क्या सोचते हो उस समय, क्योंकि आपने तो काफी चैलेंज देखा अपनी लाइफ में, तो आपको लगता है यार ब्यूटी के लिए वो अंदर से सेटिस्फैक्शन नहीं हुआ फिर तो क्या फायदा? हाँ बट आई थिंक मैंने जैसे आपको कहा ना, मेरा हमेशा फोकस रहा है स्किल सेट्स पे, मेरा हमेशा फोकस रहा है कि मेरा कभी ये नहीं रहा कि मैं सुंदर, मेरे लिए हमेशा आउटसाइड ब्यूटी नहीं थी, क्योंकि मैंने अपनी माँ में नहीं देखी। मेरी माँ हमेशा शी वॉज ऑल अबाउट सर्विस, शी वॉज ऑल अबाउट सर्विंग पीपल, शी वॉज ऑल अबाउट, so her beauty I always saw was inside out. So maybe that was a beautiful, even though she was beautiful outside in also, and she is, but I think that was the example that was said. So I have always idolized my mother. So I was also always like inside out की जो चमक है ना, वो outside in से ज़्यादा। मैंने सोचा जब आपसे मिलूंगा एक सवाल पूछूंगा आपसे, है ना, मैं ब्रोकन विद ब्यूटीफुल देख रहा था, ब्रोकन बट ब्यूटीफुल, ओके, तो मैं जब वो देख रहा था तो मुझे ऐसा लगा कि वो ना दो अलग अलग लोगों की कहानी है जो अपने अपने ट्रॉमा से गुजर रहे हैं, कह सकते हैं ना, है ना, जो जब ब्रेकअप हो से गुजर रहे हैं। तो मुझे लगता है कैरेक्टर को जस्टिफाई करने के लिए, जस्टिस करने के लिए आपका भी एक फेज ऐसा हो सकता है, क्या ऐसा फेज आपके साथ भी रहा है? सबका ही रहा है ना। तभी तो मुझे क्या रहा है, क्योंकि वो बड़ा मतलब उसे देख के लगता है, उसको देख के जब आप उस कैरेक्टर को देखते हो कि यार वो जोन में है, क्योंकि लगता है वो लाइफ के किसी पार्ट से लेके आया उसे, ऐसा है। हाँ मुझे लगता है कि वो अगर आप ब्रेकअप वाला जोन बोल रहे हो तो मुझे लगता है मैक्सिमम लोगों का रहा है, इसलिए वो सीरीज इतना ज्यादा कनेक्ट भी कर रही है लोगों के साथ। पर एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज हुई मेरे साथ, मुझे लगता है कि एक्टिंग एक तो इतना ज्यादा हेल्प करती है आपको ग्रो करने में, एज ए ह्यूमन बीइंग इवॉल्व करने में। हमेशा आप जब कोई नए कैरेक्टर में जाते हो, जब आपको मिलता है, तो अगेन मेरा हमेशा इनसाइड आउट वाला मामला है ना, तो कभी मैंने ये नहीं सोचा कि क्राफ्ट करके इसको फेक करना है, मैंने हमेशा सोचा कि इस कैरेक्टर को अंदर कैसे ढूंढूं। बिल्कुल। सो आई थिंक हमेशा से वो मेरा प्रोसेस रहा है। तो जब मुझे समीरा का कैरेक्टर मिला, मुझे पता था कि इसकी आंखों में वल्नरेबिलिटी दिखनी चाहिए, और वो कैसे आएगी? अंदर से। जब तक आप अंदर कुछ टैप नहीं करोगे क्या तब तक वो दिख नहीं सकती, तो वो सॉफ्टनेस दिख नहीं सकती। कौन सा ऐसा? स्पिरिचुअलिटी। अच्छा, उससे पहले जैसे मैंने आपको कहा, मैं बहुत लाइफ में बहुत भागते थे, ये क्लास वो क्लास, ये सीखना है वो सीखना है, ये अचीव करना है वो अचीव करना है। उस कैरेक्टर से थोड़ा ठहराव मुझ में आया, बिकॉज उस टाइम पे मैं एक एक्टिंग कोच का आपने नाम सुना होगा, बहुत फेमस है वो, अतुल मोंगिया। बिल्कुल सुना है मुझसे। तो मैं उनके साथ ट्रेनिंग कर रही थी तभी, तो उन्होंने मुझे गाइड किया कि इस कैरेक्टर तक हम कैसे पहुंचेंगे। तो वो शुरुआत ही इनसाइड आउट से होती है, जो मेडिटेशन से होती है। आप उनकी कोई भी क्लास में जाओगे, उनके साथ एक असिस्टेंट थे उस टाइम पे जो अब बहुत अच्छा कर रहे हैं, रचित सिंह है उनका नाम। उन्होंने मेरी एक्चुअली पर्सनल वर्कशॉप की थी ब्रोकन में। हम हर वर्कशॉप, अगर 4 घंटे की वर्कशॉप है तो उसमें 45 मिनट्स मेडिटेशन हो, जिससे शुरुआत होती है। तो एक अपने आप एक ठहराव आ जाता है आप, और वहां से बहुत कुछ समझ आता है अंदर की चीजें। वहां को जब आप न्यूट्रल होते एक तरीके से, हाँ आप शांत कर देते हो ना ऊपर, वो इतना जो पानी ऐसे वो जो स्टॉर्मी है ऊपर, उसको शांत कर देते हो, तो फिर आप अंदर की चीजों से कनेक्ट कर पाते हो। तो इट बिकेम मच इजियर टू टैप इनटू द वल्नरेबिलिटी दैट वर इनसाइड मी, एंड दैट्स हाउ समीरा वाज बोर्न। मतलब वो लोग स्पिरिचुअलिटी की जब बात करते हैं तो आप बोल रहे हो कि ऐसा है सच में, कि व्हेन यू फिगर इट आउट कि आप मेडिटेट, मतलब लोग आज कहते हैं मेडिटेशन करो तो एक फैशन हो गया है, बट आप बोलो अगर सच में करो तो आप उस बहुत सारे कॉर्नर को टैप कर सकते हो। बिल्कुल, मतलब मैं इतना कहूँगी कि
मैंने विपासना भी किया हुआ है अच्छा 10 दिन का। तो मैं इस चीज में बहुत बिलीव करती हूँ कि सारे जवाब आपके अंदर ही है, आपको बस इसको शांत करना है थोड़ा। जब आप इसको शांत करोगे तो आप आपके अंदर की इंट्यूशन, आपके अंदर की आवाज को सुन सकते हो। नाउ वेदर यू हैव द करेज टू फॉलो दैट और नो इज अ डिफरेंट क्वेश्चन, फैन। बट आवाज सबके अंदर है। क्योंकि आपसे ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ मैं, क्योंकि आपने बोला ना कि मैं पहले से एक्टिंग करना था, ये मुझे श्योर नहीं था, ये मैंने जर्नी में आते आते फिगर आउट किया है। तो शायद अगर आप ये बोल रहे हो कि हाँ मेडिटेट करने से कुछ आपको अंदर टैप होगा, तो मान सकता हूँ इस बात को। हाँ मतलब एक्टिंग तो करते करते भी एक्टिंग से प्यार हुआ, और एक्टिंग मुझे एक्चुअली स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेकर आई है काफी। अच्छा, स्ट्रेट मेडिटेशन की तरफ लेकर आई है, बिकॉज जैसे कहते हैं कि हर नए कैरेक्टर पे जाने के लिए पहले आपको जीरो पे जाना पड़ेगा, न्यूट्रल होना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। फिर आप कुछ नया कैरेक्टर कर सकते हो। तो न्यूट्रल पे आओगे कैसे? और एक आपने मुझे जो बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, एक होते हैं बच्चे जो इनको अर्ली एज एजुकेशन सिस्टम में सब सीखने को बोलते हैं और आगे क्या होगा वो फिगर आउट करते हैं। एक होता है जो चलते चलते ग्राउंड पे सीखते हैं। आप बोल रहे थे कि ग्राउंड पे सीखना बहुत ज़रूरी है। मुझे लगता है वो जो पहली प्रिपरेशन है वो इतनी स्ट्रांग नहीं है जितना सोचता है बच्चा, इतना वरी डरता है ना इनिशियल डेज पे कि मैं ये करूँगा वो करूँगा, बट आप बोल रहे हो ऑन ग्राउंड ट्रेनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। या एंड आई थिंक ऑन ग्राउंड ट्रेनिंग एक बच्चे की घर से शुरू होती है। आई थिंक राइट काइंड ऑफ पेरेंटिंग, इसकी आई थिंक बहुत कम बात होती है। बिल्कुल। या तो एक घर में पेरेंट्स की बिल्कुल नहीं आपस में बनती, बिल्कुल, या अच्छी बनती है तो बच्चे बहुत पैम्पर्ड है। दोनों ही सही नहीं है। आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे पेरेंट्स हैव टू गिव यू, या देयर हैज टू बी अ बैलेंस। एंड नो, आई एम नॉट सेइंग ट्रॉमा वाले घर से आना चाहिए, बिल्कुल, बट एक ऐसा बैलेंस होना चाहिए कि आपको अपने डिसीजन लेने का की रिस्पॉन्सिबिलिटी बचपन से दी जाए कि अच्छा ये देखो, मुझे लगता है बेस्ट तरीका ये होगा कि वो आपको समझाए कि देखो ये सही है ये गलत है, आपके ऊपर है आपको जो भी करना है, और इसी कॉन्सिक्वेंसेस भी आपको सफर करने या भोगने। जिस घर में बहुत ज्यादा प्यार होता है, बहुत ज्यादा पैम्परिंग मिलती है, वहां पर बड़े ही नहीं हो पाते बहुत टाइम तक, कुछ लाइफ स्किल्स ही नहीं बन पाती, इतने पैम्पर्ड है। एजुकेशन सिस्टम में कुछ नहीं, आपको एडल्टिंग के बारे में कुछ नहीं सिखाया जाता। बिल्कुल, इट्स अ वेरी, और टिल डेट आल्सो, मतलब ऐसा नहीं कि पहले सिखाते थे, नहीं पहले नहीं सिखाते और आज नहीं सिखाते। बिल्कुल, देयर इज अ लॉट ऑफ स्कोप फॉर द एजुकेशन सिस्टम टू काइंड ऑफ इनकॉर्पोरेट थिंग्स दैट विल हेल्प यू टू डेवलप स्किल्स दैट विल हेल्प यू एज एन एडल्ट। बिकॉज आपको ऐसा लगता है इतनी अलग दुनिया, आप स्कूल से बाहर निकलते हो आपको लगता है ओ माय गॉड कॉलेज इतनी अलग दुनिया है, कॉलेज से बाहर निकलते हो, अब काम में जाते हो, जॉब्स में लगते हो, आपको लगता है ओ माय गॉड इतनी अलग दुनिया है, शादी करते हो ओ माय गॉड इतनी अलग दुनिया है। तो कोई भी चीज आपको किसी के लिए प्रिपेयर नहीं कर रही है ना। तो आप पहुंचते हो, फिर अपनी गलतियां करते हो, फिर आपको लगता है ओ माय गॉड। मतलब इससे आप मुझे मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि क्या होता है, रादर देन वरिंग अबाउट द फ्यूचर, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू गो ऑन एनी रोड एंड यूल फिगर आउट समडे विल, क्या वो आपको ग्राउंड लेवल पे सीखने को मिलेगा सब कुछ, ऐसे प्रिपरेशन से कुछ सीखने को नहीं मिली। बट अगर प्रिपरेशन हो तो अच्छी बात है, थोड़ा आप प्रिपेयर हो जाओगे ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अच्छा, हाँ ये बात भी सच है। गलतियां जबरदस्ती थोड़ी करनी है। हाँ, अगर आपको अवेयरनेस पहले से इसकी करवाई जा रही है तो अच्छा है ना। बट हाँ, अगर आप नहीं सीखे तो लड़ मर के आपको सीखना तो है ही। सीखोगे तो आप ऑन ग्राउंड ही सीखोगे ना, गलतियां करके सीखोगे। बट कई बार ऐसे होता है कि आप एक फेज में कुछ गलतियां करते हो, सीखते हो, तब तक दूसरा फेज आ जाता है, तभी तो आप इस फेज को एंजॉय करने लगे थे, तो आपको लगता है अरे दूसरा फेज आ गया, फिर उसकी जंतोजहन शुरू हो जाती है कि अच्छा इस फेज के साथ कैसे डील करना है। जैसे क्या होता है, मैं हमेशा मानता हूँ इस बात को, क्या होता है इंसान हर एक, आज जो आपको सही लगता है वो एक साल बाद क्या पता आपको गलत लगे, है ना। फिर उसके अगले साल क्या पता आपको लगे नहीं पीछे वाली बात भी इतनी बुरी नहीं थी, फिर उसके अगले साल आपको लगे सब कुछ बैलेंस है। तो ऐसे जो ये स्टेज आपकी बढ़ती रही लाइफ की, ऐसे क्या ऐसा फिगर आउट किया आपने क्या लाइफ में ना कुछ सही और गलत नहीं होता, बस बैलेंस होता है, मतलब हर चीज़ का। मतलब क्या आप कैसे इवॉल्व हुए आप एज ए ह्यूमन बीइंग? तो मतलब सही और गलत तो बहुत सब्जेक्टिव है, कई चीजें
बेसिक चीजों को छोड़ मेरा के क्या है, मैं Murder- मैं लोगों को टेक जाने की कोशिश करता हूँ हर चीज पे। हाँ मतलब मुझे लगता है ये बेसिक चीजें, जैसे मर्डर हो गया, अब मर्डर तो बहुत एक्सट्रीम हो गया। हाँ। एक्सीडेंट करना, जानबूझ के किसी का नहीं, बुरा करना। इतना दूर नहीं जाना मैं। नहीं मैं कह रही हूँ वो तो गिवन है कि वो तो गलत है चीजें, है ना, वायलेंस हो गया, ये सारी चीजें तो गलत है। बट उसके अलावा ऑन एन एवरीडे बेसिस इन लाइफ जो आपके लिए सही गलत हो, जो मेरे लिए सही गलत हो, वो जरूरी नहीं है कि सेम है। बट what meditation does, again coming to the point, is that it takes you closer to your own core values, so then you can function from there. कि आपकी कोर वैल्यूज क्या है, आपकी अलग होंगी शायद, मेरी कोर वैल्यूज क्या है। कोर वैल्यूज वो कहते हैं ना, फितरत नहीं बदलती इंसान की। हाँ बिल्कुल नहीं बदलती, बिल्कुल सही बोला आपने। तो फितरत जाननी बहुत जरूरी है कि मैं कैसा इंसान हूं या मैं कैसी इंसान हूं। ये मुझे चलेगा और ये मुझे बिल्कुल नहीं चलेगा। बाकी लाइफ में फ्लेक्सिबिलिटी होनी जरूरी है थोड़ी, तो जो आपका कोर है वो बदलेगा नहीं, या वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप जब इवॉल्व होते जाते हो एज ए ह्यूमन बीइंग तब बदलता है। बट उसके लिए यू हैव टू बी पुट इन दोस काइंड ऑफ सिचुएशंस। लाइक थैंकफुली व्हाट एक्टिंग डज टू यू इज इट गिव्स यू सो मच टाइम टू वर्क ऑन योरसेल्फ। और कोई भी जॉब नहीं है ऐसा जहाँ पे आपको इस लेवल पे टाइम मिलता है अपने आप पे काम करने का, उसके पैसे भी मिलते हैं। पैसे मिलते हैं। हाँ तो अगर मैं बोलूँ, मतलब ऐसा क्या है जो अतुल मोंगिया सर की क्लासेस में आप अलग है, जो आप बोल रहे हो कि मेरे को लगा कि उनके जो टीचिंग मेथड से अलग है, तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि उनका टीचिंग मेथड बड़ा अलग है? क्योंकि उनका मेथड है इनसाइड आउट, क्योंकि वैसे तो जो काफी मुझसे कनेक्ट किया क्योंकि काफी इंस्टीट्यूट चल रहे हैं वैसे तो, है ना, बट मैंने काफी बिल्कुल। नाम सुना उनका। बिल्कुल, और सब इंस्टीट्यूट्स अपने अपने वे में आपको कुछ अच्छा और कुछ अलग सिखा रहे हैं, जो आपको एक्टिंग में और हर कैरेक्टर में अलग तरीके से काम आता है। मैं एक्चुअली आजकल एंजॉय करती हूँ कि हर कैरेक्टर, नए कैरेक्टर में जाने से पहले मैं एक नए कोच के पास जाती हूँ और कोशिश करती हूँ कि कुछ नया सीखूं ताकि कुछ नया लेकर आ सकूं। बिकॉज आई डोंट वांट टू, आई ट्राई टू नॉट बी द सेम इन एवरी कैरेक्टर। ऑब्वियसली सो वो भी एक अपना फन है। बट अतुल सर's class is more inside out. He talks a lot more about the inner world of the character. तो पहले आप अगर उनकी क्लास में जाओगे तो पहले बोलेंगे कि अंकित का इनर वर्ल्ड जान। अच्छा, ओके। अंकित का है इस टाइम पे लाइफ में, अंकित की क्या स्ट्रेंथ है, अंकित की क्या वीकनेसेस है। और आपसे पूछा, आप कैरेक्टर जो अंकित प्ले करने वाला है उस पे जाते हैं। कैरेक्टर का इनर वर्ल्ड क्या है, कैरेक्टर की क्या स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस है। नाउ इट बिकम्स ईजियर फॉर अंकित टू अंडरस्टैंड कि मुझे अपनी स्ट्रेंथ्स में से कितनी स्ट्रेंथ्स वहां पर लेकर जानी है सेम, और कितनी ओमिट करनी है ताकि वो कैरेक्टर नया लगे, कितनी वीकनेसेस रखनी है और कितनी ओमिट करनी है। तो उनका ये मेथड है। जब आप गए तो आप किस स्टेज पे थे? तो आपने बोला आपसे जानने की कोशिश करेंगे आप किस स्टेज पे चल रहे हो, तो आपसे क्या ऐसा पूछा? अभी इतने साल बाद में बोल सकती हूँ मैं बहुत ही मे बी रॉ एनिमलिस्टिक स्टेज पे होंगी, लाइक के बहुत बेसिक नॉलेज थी तभी, तो एक्टिंग तो मुझे आती ही नहीं थी। अच्छा। तो शुरुआत ही मतलब वो वन ऑफ द फर्स्ट फ्यू वर्कशॉप्स थी जहाँ कुछ शुरुआत ही समझ में आया कि अच्छा ये मेथड है, और वो कनेक्ट कर गया बिकॉज आई ऑल्सो यूज्ड टू थिंक इनसाइड आउट। फिर और बहुत सारी वर्कशॉप्स है, जैसे आदि शक्ति का नाम भी आपने सुना होगा। सुना है, बिल्कुल सुना है। तो आदि शक्ति भी बहुत इंटरेस्टिंग वर्कशॉप है जो पौंडीचेरी में होती है, और वो आपने वो भी अटेंड की है? हाँ वो भी अटेंड किया, वो भी 10 दिन की है। दे टीच यू प्योर क्राफ्ट, दैट्स अ मोर थिएटर रिलेटेड वर्कशॉप, सो दे टीच यू मोर क्राफ्ट। तो वो आपको इतना ब्रेक डाउन करके बताते हैं कि आपको रोना है अगर ना, तो आपको अपनी सांस कैसे चेंज करनी है और आपको अपनी आंखें कैसे रखनी है। तो आपकी दिन में आई एक्सरसाइजेस भी होंगी, सुबह ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस भी होंगी, स्विमिंग पूल में ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस सिखाई जाएंगी, बिकॉज दे आर टीचिंग यू प्योर क्राफ्ट, बिकॉज दे आर मोर थिएटर रिलेटेड लाइक आई सेड। तो उनका पॉइंट ये है कि आप 100 शो करने वाले हो अगर एक प्लेन पे और आपको रोना है, तो हमेशा आपकी जो माँ मर गई है उनके बारे में, बहुत रूड है सॉरी, बट कोई मर गया आपकी फैमिली में तो उनके बारे में सोच के तो नहीं आप रोगे 100 शो में। सो दे हेल्प यू विद अ क्राफ्ट विच इज रिलेटेड टू योर बॉडी, अंडरस्टैंडिंग योर ब्रेथ, अंडरस्टैंडिंग योर आई एक्सरसाइजेस। जैसे रोना है तो एक पॉइंट पे फोकस करो और आपको रोना आ जाएगा बिना ब्लिंक किए। ऐसी कुछ कुछ चीजें तो वो आपको क्राफ्ट सिखाते हैं। हंसना है तो कैसे से हंसना है, कहाँ से आवाज आएगी, रोना है तो कैसे रोना है, गुस्सा होना है तो कैसे गुस्सा होना है, किसी की औ में दिखना है तो कैसे दिखना है, और सब ब्रेथ से इमीडिएटली चेंज हो जाता है सब। तो हर स्कूल आपको कुछ अलग सिखाता है।
और बहुत इंटरेस्टिंग एज एन एक्टर इट्स वेरी, बिकॉज यहाँ पर हमारे पास फॉर्मल एजुकेशन नहीं है, एक्टिंग स्कूल्स की फॉर्मल एजुकेशन नहीं है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कुछ कुछ जगहों पर जाओ जहाँ पर आपको अलग अलग तरीके की नॉलेज मिले। जैसे मैंने अभी रिसेंटली ली स्ट्रैसबर्ग की वर्कशॉप की जो बॉम्बे में आई थी, डेविड साल्सा करके एक एक्टिंग कोच है जो वहाँ ली स्ट्रैसबर्ग इंस्टीट्यूट LA में सिखाते हैं, वो खुद आकर उन्होंने यहाँ क्लास की, तो मैंने वो भी क्लास की थी 10 दिन की। जो निखिल अडवाणी जो डायरेक्टर है, ही इज ऑल्सो पार्ट ऑफ दैट ग्रुप। या ये होती है G5A पे, जो टाउन में एक जगह है, ब्यूटिफुल थिएटर स्पेस। सो दैट्स अ कम्प्लीटली डिफरेंट वर्ल्ड अगेन, दैट्स अ कम्प्लीटली डिफरेंट टेक्निक ऑफ एक्टिंग। दैट इज मोर कि think about the first drink that you have in the day. How comforting is that? अब आप वो बैठ के फील करो और आप उस फीलिंग के साथ उस लव सीन में जाओ जहाँ पे आपको अपने बॉयफ्रेंड के साथ इतना कंफर्ट फील हो। तो अब वो आपने फील कर लिया आपकी बॉडी में कि आप सुबह जो कॉफी पीते हो क्या मजा आती है, आपकी बॉडी में क्या फील हो रहा है। नाउ व्हेन यू गेट इनटू द सीन एंड यू हैव टू डू अ लव सीन, यू नो व्हाट दैट कंफर्ट फील्स लाइक। ओके, सो देयर आर वेरी डिफरेंट टेक्निक्स। अभी मैंने आपको 3 ही स्कूल्स की बात बताई, तीनों की कितनी अलग टेक्निक है। कि थिंक अबाउट अ क्लॉथ ऑन योर बॉडी दैट यू डोंट लाइक द फील ऑफ, अच्छी फीलिंग नहीं है उसकी। नाउ इफ आई हैव टू गेट इनटू अ फाइट सीन विद समबडी और एन आर्ग्यूमेंट सीन, दैट सेंसेशन आई हैव टू टेक। अरे कितनी अनकंफर्टेबल है यार, अब मैं सीन में जा रही हूँ तो मुझे अनकंफर्टेबल फील हो रहा है किसी के साथ, या कोई आदमी मुझे कैसे देख रहा है, मुझे कैसे फील होगा, तो मुझे ये वाली फीलिंग याद रखनी है, ये सेंसेशन मुझे कैसा फील हुआ था। सो वो थोड़ा इंटरेस्टिंग है। मतलब अच्छा है, ठीक है। मतलब मेरे को मतलब आई एम वेरी नाइव इन दिस थिंग यू कैन से, बट हाँ मतलब अगर ऐसा सीखने का मौका मिलेगा तो ऑब्वियसली मुझे लगता है जाना चाहिए इन जगहों पे। हाँ, तो मुझे लगता है एक्टिंग कोई भी मतलब एक्टिंग एक ऐसी चीज है जो एक्चुअली पर्सनैलिटी डेवलपमेंट वर्कशॉप होती है आपकी। आप कितना कुछ लाइफ के बारे में सीखते हो, अपने बारे में सीखते हो, इतनी सारी जगह सीखा अपने बारे में, कितना कुछ सीखते रहते हो अपने बारे में। तो आप कंटिन्यूसली आई थिंक रोज ऑन एन एवरीडे बेसिस यू आर लर्निंग। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल ब्रोकन के टाइम पे मुझे ये समझ में आया कि मेरे लिए वल्नरेबिलिटी शो करना डिफिकल्ट था। क्या बात कर रहे हो आप? हाँ, तो इसलिए मुझे, हाँ ऑन स्क्रीन, बिल्कुल ऑन स्क्रीन लाइफ में आई बिलीव दैट एक्टिंग और एनी आर्ट फॉर्म कम्स फ्रॉम यू, इट्स कमिंग फ्रॉम यू, इट इज गोइंग टू बी अ रिफ्लेक्शन ऑफ यू एंड योर पर्सनैलिटी। सो अगर मैं लाइफ में वल्नरेबल होना पसंद नहीं करती तो मैं कैमरा पे भी वल्नरेबल होना पसंद नहीं करूंगी या इतनी कंफर्टेबली दिखा नहीं पाऊंगी। और अगर कैरेक्टर में वल्नरेबिलिटी है सो देन यू हैव टू, हाउ यू गोना डू इट। या तो आप क्राफ्ट के तरीके से जा सकते हो जो आदि शक्ति का तरीका है, जहाँ पे आप एक्सप्रेशन, ब्रेथ, हाँ बाय टेक्निक, आईज टेक्निक से करो, या इनसाइड आउट जाओ। तो वो चॉइस भी आपको करनी है कि आपको क्या पसंद है, आउटसाइड इन आपके लिए इजियर है या इनसाइड आउट आपके लिए इजियर है। जैसे जब मैंने कोरा का कैरेक्टर किया तो एज मच एज मैंने उसका एक बहुत स्ट्रॉन्ग इनर वर्ल्ड बनाया निम्रत का, बट बिकॉज मेरे और मेरे फादर में इतनी फिजिकल वायलेंस था, वो आउटसाइड इन एक्शन है, क्योंकि वो मुझे फिजिकली धक्का मार रहे हैं, पुश कर रहे हैं, राइट, मैं रो रही हूँ, तो वो आउटसाइड इन आपको नेचुरली हेल्प करता है क्योंकि आपको कुछ मिल रहा है बाहर से, तो आपकी इनर वर्ल्ड को और हेल्प करता है। सॉरी बहुत टेक्निकल हो गया है ये। नहीं बिल्कुल क्यों टेक्निकल, जिनको मतलब ऑब्वियसली अब मेरा और आपका जो पॉडकास्ट चलेगा वो एक एक्टिंग से रिलेटेड पॉडकास्ट भी है, बिकॉज आप एन एक्टर हो आप, तो उसके लिए तो बहुत लर्निंग है ना, मेरे लिए बहुत लर्निंग है, मैं बहुत गौर से सुन रहा हूँ। सो मतलब तो कोरा का उस तरीके का कैरेक्टर था, राइट। सो देयर इज अ हाउ ब्रोकन बट ब्यूटीफुल आपके झोली में गिरा, कैसे आपको मतलब ये पहला जो ये चांस था कहाँ से आया, कैसे आया आपके पास? आई थिंक फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली मुझे आज तक कुछ भी ऐसे झोली में नहीं मिला है। आई हैव ऑलवेज हैड टू ऑडिशन फॉर इट। ऑब्वियसली ऑडिशन तो आप करोगे ऑब्वियसली। सो मैं एक्चुअली उस टाइम पर एक दूसरा शो बन रहा था ऑल्ट के लिए, कॉल्ड द ग्रेट इंडियन डिसफंक्शनल फैमिली। सॉरी इफ आई एम मिस्टेकिंग द नेम, ऐसा कुछ नाम था उसका। तो मैं उसके लिए लॉक हुई थी। तो आई थिंक एकता कपूर मैम ने मेरा वो
ऑडिशन देखा था, एंड देन एट दैट टाइम विक्रांत लॉक हुआ था ब्रोकन में, शी वाज लुकिंग फॉर अ गर्ल, सो आई थिंक शी थॉट कि आई शुड ऑडिशन फॉर इट. आई एक्चुअली मेट हर फॉर द फर्स्ट टाइम इन हर कॉन्फ्रेंस रूम. बालाजी का जो कॉन्फ्रेंस रूम है वहाँ ग्रेट इंडियन डिसफंक्शनल फैमिली की रीडिंग थी पहली बार. अच्छा. एकता मैम के साथ. तो देयर वाज के मेनन सर, वरुण सोपती, ये सब दे वर ऑल पार्ट ऑफ द शो. वी वर ऑल सिटिंग ऑन द रीडिंग टेबल, और आई थिंक दैट्स द फर्स्ट टाइम आई मेट हर. That's when she got to know of me, and that's when I think she asked the producer of Broken to audition me. और उस तरीके से वो जर्नी रही. तो पहला ऑडिशन एक मोनोलॉग था, दूसरा ऑडिशन मेरा विक्रांत के साथ हुआ था जो उस टाइम के डायरेक्टर थे, उन्होंने हमें डायरेक्ट किया था. और फिर आई थिंक 1.5 month रुकने के बाद, बिकॉज आई थिंक काफ़ी नाम बीच में कंसिडर हो रहे थे उस टाइम पे, दे वर ऑल्सो थिंकिंग वेदर वी शुड गो विद अ न्यू फेस और वेदर वी शुड गो विद अ नॉन फेस. तो आई थिंक नुसरत भरूचा, ऐसे कुछ नाम थे, प्राची देसाई, सबके काफ़ी नाम. तो मैं बस प्रे कर रही थी मिल जाए. मतलब अब तो आप बॉम्बे में मतलब ऑब्वियसली सारा काम कर रहे हो, फिर अब क्या लगता है आपको लाइफ में, अब क्या देखते हो आपके आगे, यार मुझे ये बेंचमार्क देखना है या नहीं देखना है, या मुझे क्राफ्ट पे फोकस करना है, या मुझे बहुत बड़े स्टार्टअप पे फोकस करना है? वेयर इज योर फोकस? like what you do, always try to do. Yeah, I try to do. I try with all the roles that I take, the characters that I choose. I really want कि कोई बात उस कैरेक्टर की उनके साथ या उनकी लाइफ के साथ रेजोनेट हो, जो कुछ एक बदलाव आ सकता है अगर, तो वो आ सके, कुछ एक माइंडसेट चेंज हो सके. मतलब सक्सेस का पैरामीटर वैसा नहीं देखते आप कि यार मतलब कोई कि भाई बहुत टॉप शॉट स्टार्टअप पे आ जाए, ऐसा नहीं. आप देखते हो कि यार वो मेरी वो क्राफ्ट है, वो अपने आप लोग एक्सेप्ट कर लें और मुझे वैसे ही अप्रिसिएशन मिले. बिल्कुल. मतलब अगर आप किसी का दिल छू सकते हो ना अपनी क्राफ्ट के साथ, तो बस मेरे लिए तो वो सक्सेस है. जैसे विक्रांत मिश्रा की एक फिल्म आई थी 12th फेल, आप देखी थी वो फिल्म? मतलब पूरे फिल्म में आप फील कर पाते हो कि आप उसके साथ जुड़े रहते हो कैरेक्टर के साथ. बिल्कुल. उस कैरेक्टर की जर्नी भी ऐसी है, परफॉर्म भी इतना अच्छा किया है, और इंस्पिरेशनल स्टोरी है, बिकॉज इट्स अ रियल स्टोरी. तो या दोज आर द काइंड ऑफ थिंग्स दैट आई आल्सो वांट टू डू. दोज आर द थिंग्स दैट स्टे विद पीपल फॉरएवर. दैट्स हाउ यू बिकम इमॉर्टल विद योर क्राफ्ट. व्हाट अपार्ट फ्रॉम सिनेमा यू लाइक? आई लव सिंगिंग. रियली? हाँ, मैं ऐसे गाती नहीं हूँ, मैं हंस रही हूँ बिकॉज मेरे दोस्त मुझे बहुत चिढ़ाते हैं. मैं अपने आप को सेल्फ प्रोक्लेम सिंगर बोलती हूँ. तो कैफे में जो मेरे दोस्त है मुझे बहुत चिढ़ाते हैं, ये तो सिंगर नहीं है हो गए. मैं सिंगर हूँ. तो आप मतलब मुझे लगता है आई एंजॉय म्यूजिक सो मच कि वो जो डांस में करती हूँ ना साइड पे, वो डांस में इसलिए कर पाती हूँ क्योंकि मुझे म्यूजिक का उतना नशा है. मैं म्यूजिक उतना एंजॉय करती हूँ. जो भी गानों पे मैं डांस करके मैं अगर इंस्टाग्राम पे डाल रही हूँ सपोज, उस कोरियोग्राफर को मैंने फोन करके बोला कि ये गाने पे अगर तुम करोगे तो मैं आऊंगी क्लास. अच्छा. ये गाने पे तुम कर रहे हो तो मैं आऊंगी. और फिर वो गाने पे मैं बस उसको क्लास में स्पीकर्स होते हैं इतने बड़े अमेजिंग, सामने मिरर होता है. आई जस्ट एंजॉय द म्यूजिक, आई ट्रिप ऑन द म्यूजिक, एंड दैट्स हाउ आई एंजॉय. सो आई लव म्यूजिक. मेरी गाड़ी शुरू नहीं होती बिना गानों के. अच्छा. एक तो आपने स्पिरिचुअलिटी की बात तो आपने की ना, मुझे लगता है कि आप पूजा वूजा भी बहुत करते हो, भगवान ईश्वर में बहुत मानते हो, या वो कनेक्टिविटी टाइम के साथ आई है या फिर पहले नहीं थी और अब क्या आपको लगा यार मैंने जब अपने अंदर झाँका तब देखा कि यार वो भी बड़ा एक स्ट्रॉन्ग पार्ट है आपका? नहीं, मुझे लगता है फेथ तो थी बचपन से. मेरा घर वैसे इन जनरल एक बहुत पूजा पाठ वाला घर है. अच्छा. सुबह उठते ही मेरे फादर बहुत मेडिटेशन वगैरह करते हैं. मतलब सुबह उठ जाते हैं 5-6 बजे, 2-2 घंटा मेडिटेशन करते हैं. बट आपने तो अब रियलाइज किया, आपने तो जब मैंने मेडिटेशन मैंने अभी रियलाइज किया, बट फेथ हमेशा से था, बचपन से था. एंड हाउ यू सी फेथ? और मुझे बचपन से एक बहुत अच्छी बात, एक टाइम पे वो होती है ना, कई बातें एज अ किड आपके साथ रह जाती है. बिल्कुल. तो मेरी मॉम ने आई थिंक मुझे कभी फ्लीटिंगली ऐसे ही बोला होगा कि, या किसी, हाँ मॉम ने ही बोला था शायद, कि सबसे अच्छी चीज तुम मांगोगे भगवान से वो होगा उनका नाम. तो मुझे याद है एज अ किड से ही, चाहे मुझे सारी कॉम्पिटिशन्स में जीतना था, पर मुझे याद है वो होता है ना कि आपका एक अलग कनेक्शन होता है भगवान के साथ. तो मैं मांगती थी ऐसे, जब भगवान को जाके ऐसे गुरुद्वारे में बोलूंगी तो मैं मांगूंगी कि मुझे नामदान बख्शो,
पर मुझे अंदर से ये भी होगा कि बाकी तो आपको पता ही मुझे क्या चाहिए वो मैं बोलूंगी नहीं, पर मांगते हुए नामदान बख्शो। बट विद टाइम आपका फेथ स्ट्रांग हुआ है और स्ट्रांग हुआ है, गॉड से कनेक्शन और स्ट्रांग हुआ है। मतलब मुझे अब लगे ऐसे स्पिरिचुअली इंक्लाइंड लगे हो आप, मुझे पता नहीं क्यों। स्पिरिचुअली इंक्लाइंड में हूँ, वो स्ट्रांग इस वे में हुआ है कि मुझे लगता है कि बचपन में आपको ये भी सिखाया जाता है कि यू कैन अचीव द वर्ल्ड विद योर हार्ड वर्क। जितनी मेहनत करोगे उतना मिलेगा, यू नो, इट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, हार्ड वर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सक्सेस। ओवर अ पीरियड ऑफ लाइफ आपको समझ में आता है कि भाई डेस्टिनी कोई चीज़ है, कर्मा कोई चीज़ है, भगवान है, उन्होंने आपका लिखा हुआ है, एक पाथ बनाया हुआ है आपका। अब उसमें आप ऊपर नीचे कर सकते हो अपनी मेहनत से एंड ऑल, बट मोस्टली आई थिंक सो आई हैव कम टू दैट रियलाइजेशन दैट यस, इट्स बेटर टू सरेंडर देन टू फाइट विद गॉड। आपको पता है जितने भी मोस्टली लोगों से मैंने पॉडकास्ट किया है ना, एंड में जो बात घूम फिर के जाती है ना, यही आती है कि आपको लगता है कि आप बहुत कुछ कर गुजरोगे, बट एंड रिजल्ट है कि वो डेस्टिनी उसी की दी हुई है। तो अगर इतने लोग बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं ना, तो फिर कहीं ना कहीं ना अपने को भी एक सवाल आ जाता है ऐसा कि यार हाँ, मतलब मेहनत तो कर रहे हैं, बट हाँ कभी कभार क्या होता है, कोई काम खराब होना होता है। जैसे आपने बोला कि मैंने ऑडिशन दिया, बाकी लड़कियों ने भी ऑडिशन दिया, बट आपको ये क्यों मिला? वो आपके हाथ की चीज़ नहीं है। मेहनत आपकी होगी, मान ली बात, बट मेहनत क्या उन लोगों की नहीं थी? बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको लगता है ऐसा है? बिल्कुल। और मुझे लगता है कि बाकी लाइफ तो चलो, मैं सबसे अच्छा एग्जाम्पल इस इंडस्ट्री का है, सबसे अच्छा एग्जाम्पल एक्टिंग में, जैसे आपने बोला कि एक फॉर एग्जाम्पल एक एड ऑडिशन पे ही 20-30 लड़कियों ने ऑडिशन किया है, उसमें से मिनिमम टू मिनिमम 5 ने तो अच्छा ही किया होगा अपने वे में, मिनिमम टू मिनिमम 5 ने। अब 5 में से एक ही को क्यों वो मिला? उतना बेसिक एग्जाम्पल है। तो आप ऑल्सो जब इस प्रोफेशन में आते हो ना, बहुत सारे एक्टर्स उसको बहुत पर्सनली लेते हैं, रिजेक्शन को। बिल्कुल लेते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। तो आई थिंक वंस यू रियलाइज दैट इट्स नॉट सो पर्सनल, लाइफ इज ओनली नॉट सो पर्सनल, लाइफ इज नॉट ट्राइंग टू डू दिस टू यू, लाइफ जस्ट इज, यू आर अ पार्ट ऑफ दिस लाइफ, यू आर ऑन दिस जर्नी। बिल्कुल। नथिंग इज पर्सनल एंड नथिंग इज अ रिजेक्शन जस्ट फॉर यू। मतलब मैं ना रिसेंटली, हमने इससे लास्ट टाइम जब मैं बॉम्बे आया तो मैं अभिषेक बैनर्जी से मिला था ना, तो बोल रहे मैंने शायद 5-6 साल 10 साल ना बिल्कुल ऑडिशन देता था, अपने कास्टिंग पे उनका काम भी चल रहा था, उसमें ऑडिशन था। आज तक कह रहे मुझे किसी डायरेक्टर ने ये नहीं बोला मैं तुझे कास्ट कर सकता हूँ। ओके, हर बार ऑडिशन था। फिर वो जो अपने अंदर एक आ जाता ना कि शायद यार कैपेबिलिटी मेरे में, और शायद मुझे लगता है आर्टिस्ट अपना डेंजरस फेज भी होता है जब वो अपने पे शक करने लगता है, जब उसे लगता है कि यार मैं सही डायरेक्शन में हूँ या फिर मेरे में कोई कमी है या फिर मैं इसके लायक भी हूँ कि नहीं हूँ। बट देन ही अगेन सेट कि यार वो 10 साल बाद भले ब्रेक मिला और काम मिलने लगा, तो इसका मतलब ना वो और जो रिजेक्शन पीरियड है ना, अगर आप उसको ऐसे लोग ना बहुत पर्सनल जैसे आपने बोला, तो फिर आप बड़े गलत ट्रैक पे हो। अगर आप पर्सनल ले रहे हो तो। हाँ, बिल्कुल। तो उन्होंने बोला कि यार वो जो रिजेक्शन है 10 साल का जो टाइम ड्यूरेशन है, वो लिखा है ऊपर वाले ने, आपको झेलना पड़ेगा। बिल्कुल। ये इंडस्ट्री तो है ही, मुझे लगता है इन जनरल लाइफ इज अ गेम ऑफ पेशेंस, इज अ गेम ऑफ परसिवियरेंस। इसी में पता है एक सॉरी आपको ऐड करके दे रहा हूँ, उसने किसी ने मुझे तो बोला कि यार एक टाइम बाद ये नहीं रहता कौन कितना जानता है, मतलब किसको कितनी एक्टिंग आती है, कौन कितना सह सकता है, वो बहुत बड़ी चीज है। बिल्कुल, कौन कितना सह सकता है। और क्या क्या थ्रो करने वाली है। और मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ। कई लोग, आप कई एक्टर, मतलब फॉर द ऑडियंस ऑल्सो, आप बस सोचो दिमाग में कि कई लोगों की शक्लें आपके सामने आती है स्क्रीन पे और आपको बस वो पसंद आते हैं, और कई एक्टर्स आपके सामने आते हैं और आपको नहीं पसंद आते, आपको चिढ़ मचती है, आपको आप कुछ भी कर ले, कितना भी ट्राई हार्ड कर ले, नहीं भाते वो। तो ये भी मुझे नहीं लगता कि नेसेसरीली उनकी वजह से, इट जस्ट इज, yes you can develop maybe, but then that's a lot of work. You really have to go internal, work on something that will change something about your face, about your eyes. Face not in the sense of ऊपर का, like inside out, वो change लाना। but कई लोग वैसे ही likable है ना, बिल्कुल। कई लोगों के साथ वैसे ही कनेक्ट कर लेते हो, कई लोगों की आंखों के साथ, कई लोगों की पर्सनालिटी आपको वैसे ही भाती है। नहीं, कई बार ऐसा भी होता है, बहुत बार ऐसा भी होता है, कोई उतना अच्छा एक्टर ना हो, बट लोग ऑडियंस उसे इतना पसंद करते हैं कि वो फिर भी करती है, तो करती है भाई, ऑडियंस की पसंद है। बिल्कुल।
एक्टर्स तो एक्टर्स, इन्फ्लुएंसर्स कितने सारे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कई बार कई इन्फ्लुएंसर देख के अच्छा ये बट लोग देख रहे हैं, मिलियंस में देख रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं उनका कंटेंट, तो उनके बारे में कुछ तो होगा जो उनके साथ कनेक्ट कर रहे हैं। और इतनी बिलियंस की हमारी कंट्री है, सबको प्लीज करना वैसे भी पॉसिबल नहीं है। बट वी आर टॉकिंग अबाउट एन ओवरऑल कि लाइकेबिलिटी फैक्टर ना, मैं कह रही हूँ कि उतना भी मुझे लगता है कई बार आपके हाथ में नहीं होता। आपको सुंदर भी बनाया है, बट वो सुंदर चेहरा कैमरा पे कैसे दिख रहा है। कई बार पर्सनली आप कई लोगों से मिलोगे इतने सुंदर होते, बट स्क्रीन प्रेजेंस उतना नहीं है। अब उसका क्या करोगे? करेक्ट। मैं ना, क्योंकि मैं उस बात को ना, वो इस बात को सपोर्ट भी करूंगा कि कभी कभार क्या होता है, आपकी इंटरनल इतनी बड़ी पावरफुल चीज़ होती है। इसका एग्जांपल आपको देता हूँ। मैं रिसेंटली ना एक हरिद्वार गया था, तो शायद बहुत बड़े बाबा है, उनसे मुलाकात हुई थी। बहुत बड़े, मतलब बहुत ज़्यादा बड़े हैं। तो जब उनसे मुलाकात, तो वो बता रहे थे कि यार क्या क्या पूजन होता है जो भोलेनाथ में करते हैं, बोले शिवलिंग पे जो चढ़ाते हैं, तो उनका जो पूजन है उसे राजस योग कहते हैं। वो उसमें बहुत कुछ लगता है, बहुत ज़्यादा चीज़ लगती है। तो मेरा उनसे सवाल था, मैंने बोला यार आप ये बताओ मुझे कि हर आदमी के बस की तो नहीं है ना, आप बोल रहे हो यहाँ से फूल लाएंगे वहाँ से बुलाएंगे, मैंने हर इंसान के बस की नहीं है। तो उन्होंने बोला फिर तेरे को अपना मन जीतना है। मैंने कहा कैसे जीतना है? कि बस तुझे ऐसे बैठना है, तुझे बोलना है कि मैंने चढ़ा दिया है ना। तो उन्होंने बोला बट मगर जो ये कर रहा है उसके अंदर कितनी कामनेस और कितनी वो गिविंग नेचर है कि आपने हाथ से तो रखा नहीं रखा, पर अगर ऐसे करके आपने भी, अगर आपने दान कर दिया तो वो लगना चाहिए कि आपकी बॉडी ने दान किया, चाहे ऐसे हाथों से दान किया है। तो उन्होंने बोला कि उस स्टेज को हर कोई अचीव नहीं कर सकता, इसीलिए आप बोलते हो, वो क्या बोलते हैं कि किसी की श्रद्धा पूरी और अधूरी रह जाती है, तो या तो तू उस स्टेज पे आ जा या फिर तुझे सामग्री जो ले आया सारी। तो मानते हो इस बात को, मतलब ऐसा है कि आप वो सरेंडर है ना, वो आपके अगर इंटरनली नहीं स्ट्रांग नहीं है तो फायदा कुछ नहीं है, चाहे बाहर से भी कुछ करते रहो। कई लोग कितने मंदिर जाते हैं, पाठ पूजा करते हैं, पर उनकी दूसरों के साथ बिहेवियर ही इतनी खराब है, दूसरों के लिए बुरा सोच रहे हैं, एनवी आती है दूसरों को देख के, जेलसी होती है, पुट डाउन करते हैं, बहुत दिक्कत। तो क्या फायदा हुआ आपकी पाठ पूजा का? पाठ पूजा सीखना क्या है? सीख पे ध्यान देना है ना, खाली ऊपर ऊपर की लाइनें नहीं बोलनी। हनुमान चालीसा को समझ के पढ़ के अगर आप रिसाइट करो, उसमें जो एक रस है, जो मजा है, वैसे मुझे डर लग रहा है भूत आ जाए तो आप पहले रिसाइट कर रहे हो। फर्क है दो चीजों में। बिल्कुल। मैंने ना एक बंदे से पॉडकास्ट में पूछा था, किसी से पूछा था, मैंने बोला कि क्या होता है ना, कैमरे पे अच्छा लगना सब कुछ थोड़ी, हम कैमरे पे अच्छी बातें करते हैं, उनकी बाहर लाइफ कुछ और चल रही है और कैमरे बहुत अलग दुनिया दिखाते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए क्या बोलते हो आप? टू ईच देयर ओन। आई एम श्योर दे माइट हैव देयर रीजंस। जैसे मैंने आपको कहा था कि सम पीपल आर नॉट कंफर्टेबल शोइंग देयर वल्नरेबिलिटी। ये भी तो हो सकता है कि यार वो ये हम पर्सनली ले रहे हैं, मे बी वो खुद स्ट्रगल कर रहे हैं इस चीज के साथ। ये भी तो एक पर्सपेक्टिव है। बिल्कुल है, मतलब पर्सपेक्टिव में ध्यान देते हो ऐसा। बिल्कुल, एज एन एक्टर अगर पर्सपेक्टिव ही तो है हमारे पास, पर्सपेक्टिव पे ध्यान नहीं दिया तो मैं हाउ कैन आई प्ले समबडी एल्स, हाउ कैन आई प्ले अनदर कैरेक्टर? आई हैव टू अंडरस्टैंड फ्रॉम दैट पर्सन्स पर्सपेक्टिव कि उसने क्यों किया। फॉर एग्जाम्पल कोरा में जो मेरा कैरेक्टर है निम्रत, फर्स्ट सीन में एस्टैब्लिश हो जा फर्स्ट एपिसोड में एस्टैब्लिश हो जाता है कि हस्बैंड बहुत अच्छा है, इतना प्यार करता है, अच्छा हस्बैंड है, अच्छा सन है, इतना अच्छा हस्बैंड है कि उसने लड़की को माँ बाप से प्रॉब्लम हो रही है तो घर भी बदल दिया, इतना अच्छा फादर है, सब बहुत बढ़िया, इतना प्यार कि उसको वापस ले आओ मेरे पास। तो वो पर्सपेक्टिव से तो फिर निम्रत गलत हुई ना। करेक्ट। तो वो कैरेक्टर लेने का ही मतलब ये था कि मैं चाह रही हूँ कि लोग पर्सपेक्टिव को समझे लाइफ की, कि हाँ ठीक है सब अच्छा है पर वो खुश नहीं है, वो अंदर से खुश नहीं है, और शायद उसने अपने लिए वो लाइफ चूज नहीं की। हाँ उसको अच्छा हस्बैंड मिल गया, पर क्या उसको प्यार हुआ उससे? बड़ा क्वेश्चन है। वो उसको खुश रखता है, बट क्या वो उतने से खुश है? उसकी लाइफ है ना, उससे तो पूछो। तो उसको कभी एजेंसी नहीं दी आपने चूज करने की। फिर तो ये आज के रिलेशनशिप में भी लागू होता है। मतलब दो पार्टनर्स अगर एक साथ रहते हैं तो उन्हें लगता है कि हाँ भाई एक अच्छा स्पेस होना सब कुछ नहीं होता, एक दूसरे की हैप्पीनेस भी बहुत बड़ी चीज होती है।
मतलब जैसा होता है ना, आपने अभी वो निमृत वाला जो एग्जाम्पल दिया कि हस्बैंड बहुत अच्छा है, बट जब लड़की कोई नहीं पसंद तो फायदा क्या है? हाँ, पसंद होगा एज ए ह्यूमन बीइंग, बट जरूरी नहीं है कि आपको उस तरीके की अट्रैक्शन हो उस इंसान से। अब आज रिलेशनशिप में लागू होता है, जब आप लोग बोलते हैं दो लोग अलग हो रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होता है कि दोनों का नजरिया देखने का, उस रिलेशन को देखने का नजरिया बड़ा अलग होता है। शायद आज मुझे लगता है जो एक्चुअली दो लोगों के बीच में होता है वो तो दो ही लोग जानते हैं। दो लोग जानते हैं, बट नजरिया तो दे सकते हो ना आप जैसे पर्सपेक्टिव है, बिल्कुल पर्सपेक्टिव है। पर्सपेक्टिव तो यही है कि हाँ, मुझे लगता है अगर लाइफ गोल्स ही आपके सिमिलर नहीं है, या आपकी कंपैटिबिलिटी में इशू है, या अट्रैक्शन में इशू है, यू नो, हाँ बिल्कुल। तो फिर आई थिंक एक साथ रह के सफर करने से तो बेटर है कि वैसे आपने रिलेशनशिप से क्या सीखा? कभी रिलेशनशिप में रहे हो, पास्ट रिलेशनशिप में रहे हो किसी के साथ, तो क्या सीखा उससे? रिलेशनशिप से तो आप सबसे ज्यादा सीखते हो, मुझे लगता है, बिकॉज रिलेशनशिप योर पार्टनर ऑलमोस्ट बिकम्स अ मिरर टू यू। बिल्कुल। और वो आपको आपकी सारी फ्लॉज, सारी गलतियां, सारे ट्रिगर, सबसे ज्यादा ट्रिगर भी रिलेशनशिप में होते हैं, वो सामने आते हैं। तो मुझे लगता है एट एवरी स्टेज ऑफ लाइफ with every different partner, if you've not found the one, then with every different partner you learn something new about yourself, जो भी उस फेज में आप हो। तो आई थिंक आपको तो बहुत चीजें सीखनी, अभी मैं क्या बताता हूँ ऐसे। जैसे क्या होता है, आप जैसे मुझे लगता है, जैसे अगर मैं किसी रिलेशनशिप से बाहर निकलता हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ सोचने की कि क्या पता मुझ में ही बहुत कमी हो, रादर ये सोचना कि यार उसमें बहुत कमी थी। दो तरीके के लोग होते हैं, एक सोचता है यार मैं रिलेशन टूट गया, वो खराब है, बट मैं उसे अदरवाइज देखता हूँ। मैं कहता हूँ क्या पता मुझ में कोई कमी हो कि यार एक दो लोगों का काम नहीं चल पा रहा है, दो लोग अलग हो गए। बिल्कुल, मतलब मुझे लगता है अगर रिलेशनशिप नहीं चला तो दोनों की तरफ से कुछ नहीं वर्कआउट हो रहा था। मैं शायद फॉर एग्जाम्पल मैं और आप साथ में हो, मैं आपसे कुछ और एक्सपेक्ट कर रही हूँ, आप समझ कुछ और रहे हो, आप जो मुझे दे रहे हो वो मुझे इनफ नहीं हो रहा, या आप समझ ही नहीं पा रहे, वो अंडरस्टैंडिंग सेम पेज पे ही नहीं आ पा रहे। So I don't think वो कभी भी एक इंसान की गलती होती है। You'll always and always break up and feel like नहीं यार, when you sit with yourself, पहले तो I think breakup के बहुत सारे phases भी होते हैं ना, anger, denial, you know, sadness, depression, जो भी phases होते हैं, but once you are out of that, then and when you sit with yourself, you do feel like okay, these are the areas where I need to work on myself. You do this thing? It's always best to reflect. Yeah, rather than complaining others, क्योंकि this might be the fault. नहीं, पर मैं अपना दिल खोल के कैफे पे बिचिंग भी करूंगी। ऐसा वैसा, ये बोला वो बोला, वो सब भी, सब सारे इमोशन जी रही थी। एज एन एक्टर मैं एक्चुअली ये चीज सीखी हूँ, मुझे लगता है ह्यूमन बीइंग का एज एन एक्टर में ज्यादा सीखती हूँ कि सारे इमोशन जीने चाहिए। नथिंग पर्सनल, बट ये बस पर्सनल के पर्सनल बोलती है। बिल्कुल, अरे पर्सनली कैसे किया मेरे साथ, तो क्यों पर्सनली नहीं बोलूंगी। बट आई थिंक एक पॉइंट की बात, नहीं, आई एम श्योर दोनों ने एक दूसरे के साथ गलतियां की होती है, कुछ बुरा बोला होता है, एक दूसरे को पुट डाउन किया होता है, वो सारी चीजें होती है। बट आई थिंक नहीं, मैं आपको पॉइंट जान रहा हूँ, किसी को ब्लेम नहीं कर रहा, मैं आपको पॉइंट जान रहा हूँ बस। हाँ, मतलब मैं आपको टेक जानना चाह रहा हूँ कैसे आपके रिलेशन। मुझे लगता है कि रिफ्लेक्ट करना जरूरी है। वो सब इनिशियल फेजेस होने के बाद जहाँ पे बिचिंग भी कर ली, गॉसिपिंग भी कर ली, टॉकिंग भी कर ली, सब हो गया, उसके बाद जब आप अपने साथ बैठते हो तो आई थिंक वो फेज भी बहुत जरूरी है, where you self reflect and you're like where what is it that you can learn from this, because maximum जैसे मैंने कहा ट्रिगर्स आपको पता चलते हैं आपके रिलेशनशिप में, तो उस चीज पे रिफ्लेक्ट करना कि ये चीज क्यों मेरे लिए ट्रिगर है, और फिर उस चीज पे काम करना। अच्छा, आपको क्या लगता है कौन सा पार्टनर्स के आप सेटल डाउन हो जाओगे? मतलब कैसे क्या बेंचमार्क होगा, कह सकता हूँ मैं, जिससे आप सेटल डाउन हो जाओगे? मुझे लगता है ये तो है ये बेंचमार्क। मैंने बहुत फनी रील देखी कल परसों ही, इन जनरल मैं ऐसे याद कर रही हूँ, कोई बेंचमार्क वाली बात नहीं, कि कपल्स इन देयर 30s, वो कोई तो एक अच्छी रील है, काश मैं आपको दिखा सकती, कि माँ बाप बोल रहे बच्चे कर लो, अरे यहाँ पे हमारा लूडो खेल के स्टेमिना खत्म हो रहा है, आप बोल रहे बच्चे कर लो, 30s में वहां तक पहुंच चुके हैं। बट स्टिल कुछ तो माइंड में होगा ऐसे कि यार मुझे लगता है कि यार ये पैरामीटर्स तो होने चाहिए, मतलब कि अगर मुझे लगता है कि मुझे सेटल डाउन होना है तो, क्योंकि आज की डेट में आई थिंक सबसे पहले तो एक इंसान जो मुझे लगता है कि दो तरीके के लोग होते हैं, एक जो हर सिचुएशन में नेगेटिविटी देखते हैं, और एक जो हर सिचुएशन को पॉजिटिवली देखते हैं।
और सिल्वर लाइनिंग ढूंढते हैं और उससे आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो मेरे लिए वो इम्पोर्टेंट है कि आप इसमें से सिल्वर लाइनिंग क्या देख रहे हो। अच्छा, आप पॉजिटिविटी चूज करते हो या आप नेगेटिविटी में ज्यादा जाते हो। तो मेरे लिए खुश इंसान उस तरीके का कि ठीक है, ऊपर नीचे सबके लाइफ में होता है, बट आप वहाँ रह के यू लाइक टू सल, कैन यू वन ऑफ दोज सैड पीपल देवदास टाइप, मतलब अपने वो, या फिर आप थोड़ा आपने रो लिया कर लिया, फिर आप मूव ऑन कर दो लाइफ में, आप मूव फॉरवर्ड कर दो। क्योंकि वो इंसान फिर सरेंडर में ना वो एक्सेप्ट करता है that this is now it's happened, this is what it is, you can't change it. So now take it positively, move ahead. So I think one of the biggest criteria now for me and always has been is somebody chooses happiness. Somebody chooses service, because मुझे लगता है जो और दूसरों के लिए भी चीजें करते हैं वो innately खुश होते हैं। ऐसा तो नहीं है वैसे। नहीं, मुझे तो लगता है ऐसा। मुझे लगता है ये थोड़ा डीप वाली बात है कि आप गिवर्स आर ऑलवेज मोर हैप्पियर देन द टेकर्स। हाँ बिल्कुल, दिस थिंग आई एग्री। हाँ, तो फिर वही बड़े है, सब पे लागू नहीं होते ना, मगर takers have an illusion that they're happy because they're getting it all the time, but it's an outside supply. वो जो कोई भी बंद कर देगा तो उनका वो बोलेंगे अरे, वो फिर किसी और के पास भागते हैं कि अच्छा मेरे को इससे सप्लाई लेना भी, इससे। वो बाहर ही है, जो दे रहे हैं वो खुद इतने फुल हैं, they are full, they are abundant. So ये सारी बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट नहीं, तो मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको एक पर्सपेक्टिव जानने की कोशिश कर रहा हूँ। मतलब मुझे तो आज की डेट में जो मेरे को लगता है जो इंस्टीट्यूशनल मैरिज है वो बड़ा कंफ्यूजिंग लगता है मुझे तो आज की डेट में, क्योंकि जो पहले जैसे जो पहले जो लोग सोचते थे कि यार अब मैंने एक यूएन की एक लेडी आई थी मेरे इसमें, तो वो अपलिफ्टिंग ऑफ वुमेन्स के लिए काम करती हैं ऐसे ना, तो उनके बहुत डिवोर्स हुए हैं बहुत सारी लाइफ में। तो मैंने बोला आप तो बहुत एक्सपीरियंस इंसान हो, मेरे को बहुत से जवाब दोगे। तो उन्होंने बोला कि मैंने कहा इतना क्लैश क्यों आज की डेट, रिलेशनशिप हो शादी हो, क्यों है इतना क्लैश। तो उन्होंने मुझसे बोला कि अब वो पहले वो ज़माना था जब औरत की आवाज़ दब जाती थी, अब वो ज़माना जब औरत अपनी आवाज़ उठा के रखना चाहती है, और जब आवाज़ उठेगी तो सुनने वाले के मर्द कभी थे नहीं। क्या इसके मानते हो आप ये बात कि भाई टाइम में फ्लो आया है, मतलब वो उठाने का मतलब ये नहीं कि वो अपनी बात रखना चाहती हैं। और कभी वो जनरेशनल शिफ्ट जो है मर्दों में ऐसा कभी था ही नहीं, उन्हें आवाज़ सुनने की आदत ही नहीं थी, और जब वो आएगा तो डिसबैलेंस होगा। तो आप उनकी बात को सपोर्ट करते हो, वैसे मुझे तो उनका टेक बहुत सही लगा था कहीं तक। दिस इज वन ऑफ द रीजन, करेक्ट, आई थिंक इट इज वन ऑफ द रीजंस। तो क्योंकि ये तो हमने अपने घरों में भी देखा है, ये तो मैंने बहुत बार, इफ आई हैव टू बी ऑनेस्ट, अपने ब्रदर के साथ भी फेस किया है। बिल्कुल, मेरा भाई मुझसे छोटा है नहीं, बट फिर भी मैं ये फेस करती हूँ कि क्या आवाज में फर्क आएगा, है आवाज में फर्क है। जैसे मेरी माँ उसको सर्व करती है वैसे जैसे मुझे सर्व करती है, तो फर्क है। आज भी मुझे उनको ये बोलने में मैं कतराती हूँ कि मैं लेट हो रही हूँ, मेरे कपड़े प्रेस कर दो। वैसे मेरा भाई तो बोल देगा कि वो तो वैसे भी नहीं करेगा खुद के। कितना फर्क है। बट जब ऐसा चेंज आना शुरू होगा तो फिर वो डिसबैलेंस मैं कोशिश कर रही हूँ कि अपनी माँ को ये बोल सकूं कि आप उसके साथ गलत कर रहे हो, क्योंकि उसकी लाइफ में जो लड़की आएगी वो उससे वही एक्सपेक्ट करेगा। बिल्कुल, टेक तो स्ट्रॉन्ग है सर, हाँ टेक तो स्ट्रॉन्ग। नहीं, सच बात है, मतलब मुझे भी ये फील होता है ऐसा। मतलब मैं इसलिए जानना चाह रहा हूँ कि मुझे लगता है कि क्योंकि वो शो की वजह से नहीं, मैं शो भी आपका देखा है, बट मैं हमेशा रिलेशनशिप को और इंस्टीट्यूशनल मैरिज को ना बड़ा समझने की कोशिश करता हूँ। आज के लिए सामने वाले जो गेस्ट होते हैं उनके नज़रिए से, मतलब अगर ऐसे चलेगा तो फिर सेटल डाउन कैसे होंगे, फिर तो डिवोर्स कैसे बढ़ते रहेंगे। नहीं, तो आई थिंक उस इंसान के साथ सेटल होना चाहिए जो सुने ना आपकी बात, कोशिश तो करें, कोशिश तो करें, उतना भी एफर्ट डाल रहा है कोई। और अपने आप को, ये तो झूठ होता है कि कोई आपको अपने लिए बदल देता है, पर अगर कोई कोशिश भी करता है तो मुझे लगता है कि वो फिर वहां पे आप अपनी एनर्जी डाल के देख सकते हो कि चलो, और पूरी तरह से। और मतलब मुझे ऐसा भी लगता है कि आज के लोग ना केवल आपको सतह पे जानना चाहते हैं। किस पे? सतह पे जानना चाहते हैं, मतलब ऑन द सरफेस लेवल दे वांट टू नो। सतह पे, मैं सॉरी हिंदी अच्छी है मेरी तो, हाँ, मेरी पूरी आई, मैं बॉम्बे की हूँ। सतह पे जानना मतलब वो आपको सरफेस लेवल पे जानना चाहता है और उसी को प्यार समझ लेता है। जब आप बहुत किसी इंसान को बहुत
अंदर जाने की कोशिश तो आपको उसके फ्लॉज भी नजर आएंगे और बुराई अच्छाई सब नजर आएगी, फिर आप वो डिसीजन में करो कि दिस इज आई वांट टू एक्सेप्ट और नॉट। बिल्कुल, वो कहते हैं ना, एक फ्रेज है, दूर के ढोल सुहाने लगते हैं। करेक्ट है। वो कहते हैं वैसे अपने जो आपके आइडल्स होते हैं उनको भी नहीं मिलना चाहिए। आइडल्स की भी बात ये कर बात रहे हैं मैंने, हाँ बिल्कुल सही बोला आपने, क्योंकि आप जितना जिसके करीब जाओगे आपको उतने उनके कमियां फ्लॉज दिखाई देंगी, दिखने लगेंगे। फिर आप क्वेश्चन करना शुरू होगे कि ओ माय गॉड, जिससे मैं सोचती हूँ वैसा निकला नहीं। हाँ, ये तो हम अपनी जनरेशन में अपनी माओ के साथ भी करते थे, बिल्कुल करते हैं। वो इतनी आइडियलिस्टिक रही हैं, उन्होंने इतनी सैक्रिफाइसेस की है, सैक्रिफाइस कॉम्प्रोमाइज इतना किया है कि आपके लिए वो मैचअप करना ही कितना डिफिकल्ट है। वो बहुत आइडियलिस्टिक है ना, वो एक बैगेज भी है ना, कितना मैचअप कर पाऊंगे नहीं कर पाऊंगे। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि जैसे आप कह रहे हो ना कि कैसे चूज करना चाहिए किसी को, मुझे लगता है एक एज के बाद तो आपको एक क्राइटेरिया ये भी है कि आप किसी का बैगेज भी चूज कर रहे हो ना, आपके साथ आ रहे हैं तो आप कितना किसी का बैगेज आप ले पाओगे। बिकॉज कई लोग बहुत ज़्यादा ट्रॉमा और बहुत ज़्यादा ट्रिगर्स के साथ आते हैं, वो हर बात पे ट्रिगर हो जाते हैं। फिर आप कैन यू पुट अप विद सो मच, वो भी है। सो एक्चुअली आफ्टर अ सर्टेन एज आई फील लाइक you also have to look at each other's baggage and choose each other's baggage. Are you okay to put up with this or with this or with this? क्योंकि कम ही है जो आपको मिलेगा जिसका कोई बैगेज ना हो। सही बात है, मतलब ऐसा बहुत मुश्किल है कोई मिलना। और कहते हैं कि थोड़ा टाइम उनके साथ स्पेंड करो ताकि यू कैन चूज योर फ्लॉज, कि अच्छा इसके ये वाले फ्लॉज के साथ मैं जी सकती हूँ। वैसे आप ऐसे बिंदास स्माइल करते रहते हैं या फिर ऐसे यूजुअली आपने पार्ट ऑफ लाइफ बना लिया ऐसे? मतलब मैंने देखा आप बात भी करते बड़े स्माइल करते रहते हैं, ऐसे लाइफ का गोल बना लिया है कि ये शो के लिए कैमरा ऑन किया इसके लिए कर रहे हो आप? नहीं, मुझे आपको क्या लगता है? पता नहीं, मतलब मुझे सोचना पड़ रहा है। हाँ नहीं, आज की मतलब मुझे नहीं पता ना, क्या पता वो हनीश बताएगा। हनीश में स्माइल करते रहते हैं या तो मतलब ऐसा कैसे? मैं एंजॉय करती हूँ। हाँ अच्छा, लाइफ को इन जनरल, तो मतलब जब तक बहुत बुरा नहीं हो रहा मेरे साथ तब तक मैं खुश हूँ। ये हर चीज में नजरिया लगाते हो आप कि नहीं यार ये बुरा है तो ये हो सकता है अपने किसी चीज से गुजर रहा है, ऐसा क्या? जैसे आप बोल रहे थे थोड़ी देर पहले कि कोई अगर बुरा भी है तो सोचते हैं इसका पर्सपेक्टिव देख लेती हूँ, क्या पता उसे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। मैं सारा टाइम लेते हो आप? मैं तो टाइम लेती हूँ, मैं बहुत स्लो इंसान हूँ लाइफ में। अच्छा, मुझे लगता है कछुए की तरह काम भी वैसे वैसे करती हूँ। मुझे बहुत आराम से चीजें करनी पसंद है। मैं ट्रैवल पे भी जाती हूँ तो मुझे कॉफी शॉप पे बैठ के आराम से लोगों को देखना पसंद है। कॉफी शॉप्स में बैठना पसंद है। मुझे टाइम लगता है सबके साथ बैठ के उनको जानने में। मुझे जानना बहुत पसंद है लोगों को, उनका पर्सपेक्टिव समझना, वो कहाँ से आए हैं, क्या उनकी जर्नी रही है, वो ऐसे हैं तो क्यों है, वो इतना स्माइल कर रहे हैं तो क्यों स्माइल कर रहे हैं, क्या है उनकी एटीट्यूड। कोई ऐसा इंसान मिला आपको जिसकी मतलब जिसकी जर्नी और पर्सनैलिटी से आपको लगा ये कुछ तो जी के आया अपनी जिंदगी में, मतलब इसने इतने स्ट्रगल के बाद भी ऊपर आया अपनी लाइफ में? हर कोई। अभी आपसे मैंने बात करनी शुरू की, आपने बोला आप देहरादून से हो और आज आप यहाँ पर बैठे हो, आपने बोला आपने इंजीनियरिंग की है, तो फॉर यू हैव हैड अ फेयरली फ्लॉप हो गई ना। हाँ तो फ्लॉप हो गई ना यहाँ बैठ गए तो। बट कुछ फेलियर्स की वजह से तो आपको कुछ सक्सेसेस मिलते हैं ना। तो जर्नी है, वो तो हम जज करते हैं ना कि अच्छा क्या है बुरा क्या है। सो देयर इफ आई सिट विद यू आल्सो देयर विल बी सो मच टू लर्न। सो आई डोंट थिंक आई कैन पिक एंड चूज कि अच्छा इस बंदे के साथ बैठ के ओ माय गॉड मैं तो तर गई, वैसा नहीं है। इट्स लाइक आप हर इंसान से कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। तो मैं बहुत एंजॉय करती हूँ अपना स्लो टाइम लाइफ में, कैफे पे बैठो किसी के साथ ऐसे ही 1-2 अच्छे काम करो साल में जो यादगार रहे, जो लोगों के दिल को छुए। बहुत सारा टाइम कॉफी शॉप्स पे स्पेंड करो। क्योंकि मैं बात कहता भी लोगों से ना, मैं कहता हूँ इंसान है, काम तो इतनी सी चीज है बट इंसान तो बहुत बड़ा है ना। बिल्कुल, आप उस काम के लिए थोड़ी बनते हो, आप काम कर रहे हो, ऑब्वियसली आपको काम करना पसंद है, सब कुछ है। मैं कह रहा हूँ उसके अलावा जो आप हो वो आप हो, मतलब ये तो आपको छोटा सा पार्ट है, एक काम है। बिल्कुल। मैं हमेशा आई थिंक जितने भी लोग मुझे थोड़ा भी सुनते हैं उनको ये बात पता होगी मेरी, दैट आई डोंट बिलीव इन आइडेंटिटी, लाइक अ पर्टिकुलर आइडेंटिटी। आई ऑलवेज से मेरे इंस्टाग्राम का बायो प्रोफाइल ऑल्सो सेज आई एम, देयर इज नो फुल स्टॉप आफ्टर दैट एंड देयर इज नो, इट्स ओपन एंडेड। दैट्स हाउ लाइफ नीड्स टू बी, एटलीस्ट अकॉर्डिंग टू माई पर्सपेक्टिव। देयर इज अ फनी स्टोरी। आई यूज्ड टू ऑलवेज थिंक कि जब मैं अपनी ऑटोबायोग्राफी एंड ऑल लिखूंगी, आप सोचते हो ना जनरली लाइफ में, और सोचना तो भी पहले मैं सोचती थी कि मेरी ऑटोबायोग्राफी का क्या नाम होगा।
So I used to think that मेरी ऑटोबायोग्राफी का नाम होगा अ कलरफुल लाइफ, और मैंने एक डायरी भी ली थी which actually said a colorful life and it's a beautiful मैं आपको फोटो भेजूंगी if you want to like post it. It's really nice. So I made it my travel diary and all. But as I evolved a little bit, I felt like I will not keep it that. I think now I want it to be called a whole life. Because it doesn't have to be only colorful. A whole life is a wholesome life where nothing is your identity, not even a certain emotion. I don't even want you to remember me as, oh, हल्ली रही थी और खाली smile ही करती थी. I'm everything. I'm things that you see, I'm things that you don't see. I'm an actor, I'm an athlete, I'm a daughter, I'm a dancer, I'm a conversationalist. कितना कुछ है लाइफ में ना. Can I add up something on this? बिल्कुल. जैसे आइडेंटिटी की आपने बात की ना, मतलब क्या होता है, मैं आपको एक स्टोरी बताऊँ थोड़ी, आपको समझ में आ जाए. अच्छी बात है, आपने बहुत अच्छी बात है कि आपको किसी का अपने आप को किसी आइडेंटिटी में आपको फंसना नहीं चाहिए. क्यों नहीं फंसना चाहिए? एक बार एक राजा होता है, वो कहता है मैं चाहता हूँ इतना बड़ा स्टैचू बनवाऊँ कि दुनिया मुझे याद रखे, बहुत बड़ा स्टैचू बनवाऊँ और मैं जब चला जाऊँ तो दुनिया मुझे याद रखे. तो एक दिन क्या होता है, राजा को हार्ट अटैक आता है और चले जाते हैं, बट वो इमारत खड़ी रहती है. तो राजा का वो प्राइड रह गया कि अरे भाई इमारत तो खड़ी है, लेकिन तूफान आता है इमारत भी गिर जाती है. तो आप कुछ भी छोड़ के जाओगे ना, कितनी बड़ी आपकी आइडेंटिटी अपनी छोड़ के जाओगे ना, वो टूटनी है. तो आप इतना बड़ा बैगेज ही मत बनाओ कि मुझे ये तो बनना ही बनना है. क्योंकि आइडेंटिटी एक्चुअली ईगो है. फंस गए ना उसमें, वही उसमें फंस गए ना. आपने खुद अपने लिए बना दिया कि मैं जो बनाया वो, और फिर आप उसको मेंटेन करने में लग जाते हो सारा टाइम. बिल्कुल, कि मैं ये हूँ. कितनी बार एज एक्ट्रेसेस इंडस्ट्री में ये होता है कि किसी ने थोड़ा वेट पुट ऑन कर लिया, बिल्कुल, या थोड़ा कुछ अलग दिखने लगी तो इतनी ज्यादा ट्रोलिंग होती है, राइट. आप उनको उसी तरीके से क्यों देखना चाहते हो? उनकी भी लाइफ की कितने फेजेस है, वो थोड़ी आपको आके हर चीज बताएंगे. हमें लग रहा है कि अरे उन्होंने इतने फिलर्स करा लिए ये वो, बट ये भी हो सकता है कि उनको इतनी वाटर रिटेंशन हुई है उस दिन, राइट. या वो फेज उनका वैसा चल रहा है कि उनके हार्मोन्स एक्ट अप कर रहे हैं. किसी का वेट नहीं लूज हो रहा, ये हो सकता है कि वो ऐसे नहीं कि वो जंक फूड ही खा रहे हैं, अपना ख्याल नहीं रख रहे, ये हो सकता है कि उनको थायराइड है. बट कौन बैठा है सोचने, सब ट्रोल करने बैठे ना. हाँ, मैं वो बोल रही हूँ कि डीप कोई नहीं जाना चाह रहा ना. आप जैसे बोल रहे हो बहुत सरफेस लेवल पे नहीं, सरफेस क्या था वर्ड, सतह पे. तो वो एक इशू है. तो आइडेंटिटी एंड ईगो इज मोर लाइक बॉक्सेस. Break away from it. There's just so much to life, so much to every moment. It's so full. Your life will be so much more enriching if it's a whole life instead of a colorful life. So before ending this conversation, I just want you to give me an advice or the viewers the advice of how you should live a life so that you can be always smiling like you. जैसे ये एडवाइस नहीं है, आई थिंक ये मेरा पर्सपेक्टिव है. एडवाइस विल बी, ये आपका पॉडकास्ट आप कुछ ही बोल सकते हैं. ये आपका पॉडकास्ट आप कुछ ही बोल सकते हो. हां, नो आई जस्ट वांट टू से दैट दिस हैज बीन माय लर्निंग कि लाइफ में एक होल लाइफ होनी चाहिए, होलसम लाइफ होनी चाहिए, जिसमें आपकी फैमिली है, आपके फ्रेंड्स हैं, आपका काम है, आपका अलोन टाइम है, आपका एक स्पिरिचुअल साइड है, आपका एक ट्रैवल साइड है, सब कुछ है. इट्स फुल बिकॉज हर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ ऊपर नीचे चलेगा एट डिफरेंट टाइम इन डिफरेंट फेजेस ऑफ लाइफ. ऊपर नीचे चलेगा. वो कहते हैं ना, फ्लैट लाइन इज अ डेड पर्सन. बैलेंस बिल्कुल ECG ऐसे ही होनी चाहिए. सो हर चीज में ऊपर नीचे होगा. बट अगर आपकी सारी चीजें है ना आपकी लाइफ में, तो वो फिर भी एक एनरिच्ड लाइफ है, एक फुल लाइफ है. कि चलो यहाँ ऊपर नीचे हो गया, यहाँ से सपोर्ट आ गया, यहाँ ऊपर नीचे हो गया, मैंने इसको सपोर्ट कर दिया, इसने मुझे कर दिया, अभी मुझे थोड़ा ये फेज में जाना है, थोड़ी स्पिरिचुअल साइड पे जाना है, अभी आज मुझे सोशल, आज मुझे चिल करना है, आज कितना कितना कुछ है करने के लिए. जो लोग कहते हैं कि मैं बोर हो जाता हूँ, मुझे समझ नहीं आता बोर कैसे होते. कितना कुछ है करने के लिए. अपने साथ भी अकेले रह के आपको बोर नहीं होना चाहिए. There's so much to do there. You can
You can listen to so many podcasts, you can read, you can watch something. How can you get bored? है ना? So I feel like I want to conclude with this only. A whole life, not a colorful life. Beautiful. Thank you so much, Arlene. Thank you for being part of it.